हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम मिडी एंड डिजिटल फाइल्स पर डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अप्रोप्रिएट यूजेस। लेट्स स्टार्ट विद मिडी एडवांटेजेस। मिडी फाइल्स कॉम्पैक्ट फाइल्स हैं। मिडी फाइल्स कम मेमोरी कंज्यूम करेंगी, कम स्टोरेज कंज्यूम करेंगी एंड लेस रिसोर्सेज को यूज करेंगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिडी फाइल्स में म्यूजिक को न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। मिडी फाइल्स रिकॉर्डेड फाइल्स नहीं होती, रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं होती। तो जब म्यूजिक न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, साउंड्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, तो ऐसी फाइल्स कम स्टोरेज स्पेस कंज्यूम करेंगी, कम मेमोरी कंज्यूम करेंगी एंड लेस रिसोर्सेज यूज करेंगी। Another advantage is that MIDI files can be easily embedded in web page. MIDI files को वेब पेज पे ना सिर्फ इजीली एम्बेड किया जा सकता है, इजीली लोड एंड प्लेबैक भी किया जा सकता है, फास्टर प्लेबैक किया जा सकता है एज कंपेयर टू डिजिटल साउंड्स। Another advantage is that MIDI फाइल्स की लेंथ को चेंज किया जा सकता है, उसके टेम्पो को चेंज करते हुए। एंड मिडी फाइल्स जो हैं ये बेटर क्वालिटी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं अगर क्वालिटी डिवाइसेस को यूज किया जाए। रिकॉर्डिंग के लिए क्वालिटी डिवाइसेस यूज की जाएं एंड प्लेबैक के लिए क्वालिटी डिवाइसेस यूज की जाएं जो कि आइडेंटिकल डिवाइसेस हों, तो मिडी फाइल्स एज कंपेयर टू डिजिटल फाइल्स बेटर साउंड प्रोड्यूस करेंगी, क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करेंगी। मिडी डिसएडवांटेजेस। तो मिडी एक्चुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मिडी फाइल्स साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्वालिटी मिडी साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए दोनों डिवाइसेस का आइडेंटिकल होना जरूरी है। दोनों डिवाइसेस मींस कि एक तो वो डिवाइसेस हैं जिनको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा और एक वो डिवाइसेस हैं जिनको प्लेबैक के लिए यूज किया जाएगा। तो दोनों डिवाइसेस, प्लेबैक डिवाइसेस भी एंड प्रोडक्शन डिवाइसेस भी क्वालिटी डिवाइसेस होंगी, आइडेंटिकल डिवाइसेस होंगी, तो देन क्वालिटी मिडी साउंड्स प्रोड्यूस की जाएंगी। इसी वजह से जो मिडी साउंड्स हैं इनको डिवाइस डिपेंडेंट कहा जाता है और इनकंसिस्टेंट कंसीडर किया जाता है। Another drawback of MIDI is that MIDI फाइल्स को हम स्पीच रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम ह्यूमन स्पीच और ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो देन रिप्रोडक्शन के लिए हम मिडी साउंड्स को यूज नहीं कर सकते। डिजिटल ऑडियो एडवांटेजेस। डिजिटल साउंड्स कंसिस्टेंट साउंड्स हैं एज कंपेयर टू मिडी साउंड्स और डिजिटल साउंड्स डिवाइस इंडिपेंडेंट साउंड्स हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंट मींस कि जब हम डिजिटल साउंड्स को डिफरेंट प्लेबैक डिवाइसेस पे भी प्ले करेंगे तो एवरी टाइम सेम क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। इसीलिए डिजिटल साउंड्स को डिवाइस इंडिपेंडेंट कहा जाता है। Another advantage is कि जब हम डिजिटल साउंड्स को रिकॉर्ड करते हैं, डिजिटल साउंड्स को एडिट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एडिटिंग के लिए वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन अवेलेबल है और ये सिलेक्शन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैकिंटॉश प्लेटफॉर्म पे भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं एंड पीसी प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट जब हम डिजिटल साउंड्स को यूज करेंगे, डिजिटल साउंड्स रिकॉर्ड करेंगे, तो डिजिटल साउंड्स की रिकॉर्डिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए म्यूजिकल थ्योरी एंड म्यूजिकल बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम मिडी साउंड्स को यूज करेंगे तो मिडी साउंड्स रिकॉर्डिंग के लिए, मिडी साउंड्स की रिप्रोडक्शन के लिए म्यूजिक थ्योरी या म्यूजिक बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। When to choose MIDI data, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिन सर्कमस्टेंसेस में हम मिडी डाटा को चूज करेंगे। नंबर 1, हम मिडी डाटा तब चूज करेंगे जब हमारे पास एनफ रैम मौजूद नहीं होगी, जब हमारे पास एनफ बैंडविड्थ मौजूद नहीं होगी कि हम डिजिटल ऑडियो को यूज कर सकें। जैसे हमने एडवांटेज में डिस्कस किया कि मिडी फाइल्स जो हैं ये लेस मेमोरी को यूज करेंगी, लेस स्टोरेज स्पेस कंज्यूम करेंगी, लेस बैंडविड्थ को यूज करेंगी, इन फाइल्स का साइज कम होगा। तो नंबर 1, हम मिडी फाइल को तब प्रेफर करेंगे जब हमारे पास कम मेमोरी होगी यूज करने के लिए, कम बैंडविड्थ होगी एंड कम स्टोरेज होगी। एंड अनदर सर्कमस्टेंस इज दैट अगर हमारे पास
हाई क्वालिटी साउंड सोर्सेज होंगी, आइडेंटिकल प्लेबैक एंड प्रोडक्शन डिवाइसेस होंगी तो भी हम मिडी साउंड्स को यूज करेंगे। एंड अगर हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल होगा प्लेबैक हार्डवेयर का तो मिडी साउंड्स प्रेफरेबल साउंड्स होंगी। अगर हम स्पोकन डायलॉग यूज नहीं कर रहे, अगर हम स्पीच को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, म्यूजिक रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो तब भी मिडी फाइल्स को चूज किया जाएगा। डिजिटल ऑडियो साउंड्स को डिजिटाइज करने के लिए माइक्रोफोन, सिंथेसाइजर, टेप रिकॉर्डिंग, टीवी ब्रॉडकास्ट और सीडीज मैनी सोर्सेज को साउंड डिजिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम साउंड डिजिटाइज करते हैं या डिजिटल फॉर्मेट में साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो एवरी nth सेकंड में सैंपल कलेक्ट किया जाता है। जितने ज्यादा सैंपल्स पर सेकंड कलेक्ट किए जाएंगे उतनी क्वालिटी साउंड्स रिकॉर्ड की जाएंगी। तो बेटर साउंड्स रिकॉर्डिंग के लिए, बेटर साउंड रिप्रोडक्शन के लिए जब साउंड्स डिजिटाइज की जाएंगी तो एक्यूरेसी ऑफ साउंड जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिपेंडेंट होगी। फाइल साइज वर्सेस क्वालिटी, तो ऑडियो रेजोल्यूशन जो है वो साउंड की एक्यूरेसी डिफाइन करेगी। जब साउंड की एक्यूरेसी डिफाइन की जाएगी तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि कितने सैंपल्स पर सेकंड यूज किए जा रहे हैं और हर सैंपल के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज किए जाएंगे। जितने ज्यादा सैंपल्स एंड नंबर ऑफ बिट्स यूज किए जाएंगे उतनी क्वालिटी साउंड्स रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जब हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज करेंगे पर सेकंड तो रिजल्टेंटली क्वालिटी साउंड्स तो प्रोड्यूस होंगी लेकिन जो फाइल साइज है वो भी इंक्रीज करेगा। तो फाइल साइज एंड क्वालिटी के बिटवीन में एक बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। दो तरह की रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, स्टीरियो रिकॉर्डिंग्स भी की जाती हैं एंड मोनो रिकॉर्डिंग्स भी की जाती हैं। स्टीरियो रिकॉर्डिंग्स जब की जाएंगी तो स्टीरियो रिकॉर्डिंग में मल्टीपल चैनल्स को यूज किया जाएगा साउंड्स रिकॉर्ड करने के लिए। जब मोनो रिकॉर्डिंग्स की जाएंगी तो मोनो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग के लिए सिंगल चैनल को यूज किया जाएगा। एडिटिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग्स, वंस हम डिजिटल साउंड्स रिकॉर्ड कर लेंगे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए तो उसके बाद डिजिटल साउंड्स को एडिट किया जाएगा। डिजिटल साउंड्स को एडिट करने के लिए डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। एप्पल के प्लेटफॉर्म पे क्विक टाइम प्लेयर प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए साउंड्स को प्ले भी किया जा सकता है और बेसिक एडिटिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। Another serious sound editor is Sonic Foundry's SoundForge। एक ऐसा साउंड एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें एडवांस एडिटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं like trimming options, splicing option, volume adjustment and format conversion. Even different type of special effects add करने के लिए SoundForge को यूज किया जाता है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स, साउंड फाइल फॉर्मेट्स जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा मेथडोलॉजी को कि हम किस मेथडोलॉजी को यूज करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब साउंड्स क्रिएट की जाएंगी, साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेटर ऑन साउंड्स को स्टोर किया जाएगा। तो साउंड स्टोर करने के लिए डिफरेंट ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स को यूज किया जाता है और हम डिफरेंट ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? फाइल एक्सटेंशन के थ्रू। फाइल एक्सटेंशंस जो होंगी ये आइडेंटिफाई करेंगी कि हम फाइल को, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस मेथडोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं, ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं। मैकिन्टॉश प्लेटफॉर्म पे डिजिटाइज्ड साउंड्स को स्टोर करने के लिए जो फाइल फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं उनमें से मोस्ट पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो AIFF और AIFC हैं। ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं साउंड्स को स्टोर करने के लिए। इसी तरह विंडोज प्लेटफॉर्म पे जब हम डिजिटल साउंड्स को स्टोर करते हैं तो वेव फाइल एक्सटेंशंस को यूज करते हैं और .mid एक्सटेंशन यूज की जाएंगी दोनों प्लेटफॉर्म पे जब हम मिडी साउंड्स को स्टोर करेंगे। साउंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, जब वेब पे साउंड को एम्बेड किया जाता है तो क्लाइंट साइड पे दो चॉइसेस मौजूद होंगी। फर्स्ट चॉइस ये होगी
कि क्लाइंट साइड पे एंटायर फाइल के डाउनलोड होने का वेट किया जाए एंड वंस कंप्लीट फाइल डाउनलोड हो और उसके बाद उस फाइल को प्ले किया जाए। सेकंड चॉइस ये है कि स्ट्रीमिंग को अडॉप्ट किया जाए। स्ट्रीमिंग ये है कि एंटायर फाइल डाउनलोड होने का वेट ना किया जाए, एक स्मॉल बफर यूज किया जाए और फाइल जब उस बफर में लोड हो तो उस फाइल को इंस्टेंटली प्ले किया जाए। स्ट्रीमिंग में सेम टाइम पे फाइल को प्ले भी किया जाएगा और नेक्स्ट बैच ऑफ फाइल्स हैं उनको डाउनलोड भी किया जाएगा। तो वेब पे जब साउंड्स एम्बेड की जाएंगी तो इन दोनों चॉइसेस में से किसी भी चॉइस को यूज किया जा सकता है। जब स्ट्रीमिंग यूज करेंगे तो स्ट्रीमिंग को यूज करने के लिए हाई कनेक्शन एंड हाई बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगा। फ्लैश एक टूल है जिसको यूज किया जाता है साउंड्स को मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस में एम्बेड करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, इवन साउंड्स को कंट्रोल करने के लिए बटन्स एंड अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं फ्लैश में। तो फ्लैश एक ऐसा पॉपुलर टूल है जिसको वेब पे साउंड एम्बेड करने के लिए यूज किया जाता है, इंटीग्रेट करने के लिए साउंड यूज किया जाता है एंड साउंड्स हैं वो .mp3 फॉर्मेट में फ्लैश के थ्रू स्टोर की जाती हैं। प्रोफेशनल साउंड्स, प्रोफेशनली जब साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, साउंड्स को प्रोफेशनली यूज किया जाएगा तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। ISO 10149 एक ऐसा ही स्टैंडर्ड है जिसको रेड बुक स्टैंडर्ड कहा जाता है। इस स्टैंडर्ड में 16 बिट्स एट 44.1 kHz को यूज किया जाएगा और इससे तमाम उन साउंड्स की एक्यूरेट रिप्रोडक्शन हो सकती है जिनको ह्यूमंस परसीव कर सकते हैं। प्रोफेशनली साउंड्स यूज की जाएंगी तो साउंड्स को कंप्रेस किया जाएगा एंड डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक्स यूज की जाएंगी। कंप्रेशन टेक्निक्स में से कुछ कंप्रेशन टेक्निक्स लूजलेस कंप्रेशन टेक्निक्स हैं और कुछ कंप्रेशन टेक्निक्स लूजी कंप्रेशन टेक्निक्स कहलाती हैं। कंप्रेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं एक्चुअली स्पेस को कंजर्व करने के लिए। तो स्पेस कंजर्व करने के लिए डाउन सैम्पलिंग को यूज किया जा सकता है एंड नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो पर सेकंड कलेक्ट किए जा रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, उनको रिड्यूस किया जाएगा। किसी भी डिजिटल फाइल के साइज को एस्टिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है एंड द फॉर्मूला इज दैट फाइल साइज ऑफ डिजिटल रिकॉर्डिंग equal to sampling rate. Sampling rate means number of samples per second into duration of recording and duration of recording in seconds जो है वो फॉर्मूला में यूज की जाएगी into bit resolution number of bit divided by 8 into number of tracks। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम डिजिटल फाइल का साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। एडवांस साउंड मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टूल्स एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी यूज किया जाता है। जब हम वेब पे साउंड को एम्बेड करेंगे तो स्क्रिप्टिंग टूल्स या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी यूज की जा सकती हैं सच एज ओपन स्क्रिप्ट टूल बॉक्स को यूज किया जा सकता है, लिंगो डायरेक्टर, एक्शन स्क्रिप्ट, फ्लैश जो है ये बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं प्लेबैक पे। लेकिन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी है, देन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज किया जा सकता है साउंड मैनेजमेंट के लिए। प्रोडक्शन टिप्स, लेक्चर के एंड पे अब हम कुछ प्रोडक्शन टिप्स को डिस्कस करेंगे एंड इन प्रोडक्शन टिप्स को आप यूज कर सकते हैं जब आप मल्टीमीडिया के लिए साउंड्स या वीडियोस को रिकॉर्ड करें। फर्स्ट प्रोडक्शन टिप इज वॉन्स लॉ ऑफ मिनिमम। अकॉर्डिंग टू वॉन हम एक एक्सेप्टेबल लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, एक ऐसा एक्सेप्टेबल लेवल जो कि हमारे यूजर या ऑडियंस को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउंड रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हैंडहेल्ड माइक्रोफोन गुड एनफ है जो हमारे यूजर्स को या हमारी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फिर हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पे मनी या एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए अपने लैपटॉप के इंटरनल माइक को यूज कर रहा हूँ। मेरी साउंड रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये लैपटॉप के इंटरनल माइक के थ्रू रिकॉर्ड की जा रही हैं, तो मुझे किसी एडिशनल माइक की जरूरत नहीं है बिकॉज
ये मेरी ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है, मेरे यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसी को वॉन्स लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। अनदर प्रेडिक्शन टिप इज कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, तो स्टोरेज के लिए इनएक्सपेंसिव मीडिया को यूज करें, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करें। अगर आप डायरेक्टली तमाम डाटा या तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क पे स्टोर करेंगे, तो अननेसेसरी डाटा जो है वो हार्ड डिस्क को ओवरलोड कर देगा। अनदर प्रोडक्शन टिप इज कि आप प्रोडक्शन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए वो इक्विपमेंट एंड वही स्टैंडर्ड यूज करें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, जो आपकी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सकता हो। And last one is that sound and image synchronization is very important. कि जब आप साउंड और इमेजेस को, ऑडियो एंड वीडियो को सिंक्रोनाइज करेंगे तो उसको रेगुलर इंटरवल्स के बाद टेस्ट भी करें, उसको चेक भी करें उसके सिंक्रोनाइजेशन को। दैट्स इट, थैंक यू।